नमस्ते, मैं किरण कुमारी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट कोड EE 204 का एक टॉपिक। ये टॉपिक हम लेंगे यूनिट नंबर 5 से और टॉपिक का नाम है एंडरसन ब्रिज। इससे पहले हमने मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज और मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे एंडरसन ब्रिज। एंडरसन ब्रिज से भी हम क्या करते हैं, इंडक्टेंस की वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है, जो ये एंडरसन ब्रिज है वो मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज का ही एक मॉडिफाइड रूप है या उसका मॉडिफाइड वर्जन है। कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करके हमने एंडरसन ब्रिज को बनाया है। एंडरसन ब्रिज क्या करता है, ये भी इंडक्टेंस की वैल्यू को मेजर करता है। ठीक है, इसमें भी मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज की तरह ही इंडक्टेंस की वैल्यू को एक स्टैंडर्ड कैपेसिटर के साथ कंपेयर करके ही निकाला जाता है। ठीक है, इस मेथड से हम क्या करते हैं, वाइड रेंज पर मोर प्रिसाइसली इंडक्टेंस की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। इसकी प्रेसिजन जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, इस ब्रिज में मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। देखो ये डायग्राम है। इस ब्रिज में देखो कितने पॉइंट या टर्मिनल है। देखो पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D और एक ये सेंटर में पॉइंट E। तो यहाँ पे कितने टर्मिनल है, 5 टर्मिनल या 5 पॉइंट है। तो इस वजह से इस ब्रिज को क्या बोला जाता है, 5 टर्मिनल या 5 पॉइंट होने की वजह से इस ब्रिज को 5 पॉइंट या 5 टर्मिनल ब्रिज भी बोला जाता है। ठीक है, इस ब्रिज में हम क्या करते हैं, इस ब्रिज में हम डिटेक्टर वाली जो ब्रांच है, यानी ये वाले जो डिटेक्टर ब्रांच है, इसके सीरीज में हम देखो, ये इसके सीरीज में, अगर ये इधर कैपेसिटर पहले नहीं होता तो क्या होता है, इसके ये सीरीज में ही होता है। तो इसके सीरीज में हम एक क्या करते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस स्मॉल r कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इस r की वैल्यू को हम चेंज करके हम ब्रिज को फास्टली बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे स्मॉल r का पता चला कि इसका क्या मतलब हुआ, इससे हम क्या करते हैं, ब्रिज को फास्टली बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब देखो, अगर हम इसका एनालिसिस करेंगे, इससे हम क्या निकाल रहे हैं, अननोन इंडक्टेंस की वैल्यू निकाल रहे हैं, जिसको हमने क्या कर रहा है, इस ब्रांच A में, इस AB ब्रांच में हमने कनेक्ट कर दिया। ये क्या अननोन इंडक्टेंस है जिसकी वैल्यू को हमको निकालना है। तो हमको अब क्या करना पड़ रहा है, इसकी वैल्यू को निकालना पड़ रहा है। तो हम नॉर्मली तो क्या करते हैं, हम फॉर्मूला लगा देते हैं या फिर हम जनरल इक्वेशन से हम इसको निकाल देते हैं। क्या करते हैं, Z1 मल्टीप्लाई बाई Z4 इज इक्वल टू Z2 मल्टीप्लाई बाई Z3 कर देते हैं और इससे हम क्या कर देते हैं, वैल्यू निकाल देते हैं। लेकिन अब देखो, इसमें इनके Z1, Z2, Z3, Z4 के अलावा भी यहाँ पे क्या है, एक कॉम्बिनेशन है R और C का। ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये R और C का है। तो अब इसको भी हमको काउंट करना पड़ेगा। तो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, तो इसीलिए इस डायग्राम को और सिंप्लीफाई करने के लिए हमको क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, जो कि आपने पहले पढ़ रखा होगा फर्स्ट ईयर में या सर्किट थ्योरी के अंदर आपको, या नेटवर्क एनालिसिस के अंदर आपको सर्किट थ्योरी में आपको पढ़ा दिया होगा, स्टार डेल्टा कन्वर्जन या स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्म करेंगे। कैसे, देखो अब यहाँ पे ये क्या बन रहा है, ये एक क्या बन रहा है, ये डेल्टा है, क्लोज पाथ है, तो ये क्या है, डेल्टा। तो मैंने इस इतने से पार्ट को मैंने वापस से बनाया है अलग डायग्राम के अंदर, ये इस डायग्राम में। ठीक है, तो हम अब इस क्या करेंगे, ये पहले क्या है, ये डेल्टा के अंदर, ये पहले किस में बन रखा है, ये डेल्टा के अंदर। अब हम इसको क्या करेंगे, स्टार में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, स्टार, डेल्टा से स्टार में कन्वर्जन करेंगे। तो डेल्टा से स्टार में कन्वर्जन कर लिए, अलग अलग फॉर्मूलेज है, आप सीधा फॉर्मूलेज के अंदर भी रख के कर सकते हो, नहीं तो मैं सिंपल सा क्या करती हूँ, अपना एक सिंपल सा मेथड लगाती हूँ कि जैसे हमको निकालनी है Z5 की वैल्यू। ठीक है, तो Z5 की वैल्यू जिस पॉइंट के साथ में Z5 कहाँ पे आ रखा है, इस तरीके से देखें तो E टर्मिनल पे आ रखा है। Z5 कहाँ पे आ रखा है, E टर्मिनल पे। तो E टर्मिनल से जितने भी पैरामीटर कनेक्टेड है, यानी R कनेक्टेड है, दूसरा E से इस साइड से क्या कनेक्टेड है, C। तो R और C को आपस में मल्टीप्लाई कर, तो C के लिए हम हमेशा क्या लेते हैं, XC, और उसकी वैल्यू लेते हैं हम 1/ωc। तो अपन नॉर्मली क्या लेते हैं C के लिए, 1/jωc। तो R है एक साइड में और एक साइड में ये क्या हो गया, 1/jωc। तो R और 1/jωc को मल्टीप्लाई कर दो ऊपर,
डिवाइडेड बाय तीनों का सम, यानी आर वन अपॉन जे ओमेगा सी और आर फोर का क्या कर देंगे, नीचे डिवाइड में सम कर देंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये फॉर्मूला मैं लगाती हूँ, तो मैंने आपको यही ट्रिक बताई है। तो Z5 की अब फाइनली इसको और सोल्व करते हैं, तो नीचे हम क्या लेंगे, वन अपॉन जे ओमेगा सी का हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम ले लिया तो इसके बाद में ये हो गया। अब देखो वन अपॉन जे ओमेगा सी से वन अपॉन जे ओमेगा सी कट गया, तो Z5 की फाइनली हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ से Z5 आ गया। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, Z6। Z6 देखो कैसे निकालेंगे, तो ये देखो Z6 किस टर्मिनल पे कनेक्टेड है, D से। तो D से कौन कौन से पैरामीटर कनेक्टेड है, एक तो स्मॉल r, दूसरा D से कौन सा कनेक्टेड है, R4। तो ऊपर क्या करेंगे, स्मॉल r और R4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड में क्या करेंगे, वापस से वो सेम ही रहेगा हर में, डिवाइड में तीनों ही का सम, यानी R का, R4 का और वन अपॉन जे ओमेगा सी का क्या कर देंगे, सम। अब इसको और सॉल्व करने के लिए हमको क्या करेंगे, हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद में ये आ गया। ठीक है, तो ये टर्म नंबर 1 है, फिर 2 है नहीं, फिर ये 3 और ये 4, तो 4 वाली क्या चली जाती है, ऊपर चली जाती है। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया तो ये क्या हो गया, एक्सप्रेशन नंबर ये इस तरीके से बन गया। अब ये फॉर्म ये क्या हो गया, इस तरीके से हो गया। अब इसको थोड़ा क्या अंदर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको फाइनली हमने इस तरीके से निकाल लिया। तो ये क्या हो गया, Z6 की वैल्यू हो गई। अब जैसे Z6 की वैल्यू निकाली, उसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, Z7 की वैल्यू। Z7 देखो यहाँ पे किस टर्मिनल से कनेक्टेड है, Z7 किससे कनेक्टेड है, C से। तो C के पास कौन कौन से पैरामीटर है, एक तो है वन अपॉन जे ओमेगा सी, और दूसरा C से कौन सा कनेक्टेड है, R4। तो ऊपर क्या होगा, R4 और जे वन अपॉन जे ओमेगा सी का मल्टीप्लाई, और डिवाइड में क्या होगा, वापस से तीनों का सम, यानी R4 और वन अपॉन जे ओमेगा सी का सम हो गया। ठीक है, तो वापस इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हमने नीचे क्या लिया, एलसीएम। नीचे एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद में इसको इस तरीके से ये हो गया। अब वन अपॉन जे ओमेगा सी से वन अपॉन जे ओमेगा सी से जे ओमेगा सी कट गया, तो ये आ गई Z7 की फाइनली हमारे पास वैल्यू। ठीक है, अब हमने इस डायग्राम को क्या किया है, इस जो हमारा डायग्राम है यहाँ, इसको फिर से मॉडिफाई किया। कैसे मॉडिफाई किया, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या लगा दिया था, Z5, यहाँ पे क्या था, Z6। ठीक है, यहाँ पे क्या था, Z7। अब ये चीज़ें ये टर्म्स क्या हो गई, हट गई। तो अब हटने के बाद में E पर ये हो गया Z5, ये Z6 और Z5, ये Z6 और ये हो गया Z7। ये हमने कनेक्ट करके हमने फिर से इसको एक नया डायग्राम बनाया, वो ये हो गया। ठीक है, ई पॉइंट पे देख लो, यही वापस से किया, नया कुछ भी नहीं किया हमने। ये देखो, ई और इस सेंटर पॉइंट के बीच में क्या कनेक्टेड है, Z5। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे किया, ई और ये सेंटर पॉइंट है, ये क्या हो गया इसका सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट। ठीक है, ई और सेंटर पॉइंट के बीच में क्या है, Z5 कनेक्टेड है, तो मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो फिर से, अब क्या है, C और सेंटर पॉइंट के बीच में देखो, ये क्या है, C टर्मिनल और ये सेंटर पॉइंट, ये तो इसके बीच में क्या कनेक्टेड है, Z7। तो हमने वापस से इसमें भी क्या कर दिया, C और सेंटर पॉइंट के बीच में क्या कनेक्ट कर दिया, Z7। इसी तरीके से वापस इस डायग्राम में देखो, सेंटर पॉइंट और D के बीच में क्या कनेक्टेड है, Z6। तो हमने फिर से इसको सेंटर पॉइंट और D के बीच में क्या कनेक्ट कर दिया, Z6। तो हमारा नया डायग्राम कुछ इस तरीके का बन गया। ठीक है, अब क्या मैं इस डायग्राम को थोड़ा और मॉडिफाई कर सकती हूँ, कैसे, देखो यहाँ से R2 और Z6 दोनों क्या है, इनके बीच और कोई कनेक्टेड नहीं है, ये दोनों क्या हो गए, आपस में सीरीज में हो गए। तो मैंने इनको एक साथ में कनेक्ट कर दिया, और ये जो सेंटर पॉइंट है इसको मैंने खींच करके यहाँ D की जगह लेके आ गई। ठीक है, और Z7 क्या हो जाएगा, D और इस पॉइंट और C के बीच में कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने इस जो ये सेंटर पॉइंट है इसको मैं खींच करके क्या लेके आ गई, इसको खींच करके मैं इस तरीके से लेके आई। तो ये नया डायग्राम जो है कुछ इस तरीके से बन गया। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ से ये हो गया,
ये मैंने डी पॉइंट ऐसे ही लिखा है, ये वैसे कौन सा एक्चुअल पॉइंट है, ये जो सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट जो है वो वाला ये पॉइंट है, डी मैंने लिख दिया है, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, सेंटर पॉइंट है। तो अब नया डायग्राम कुछ इस तरीके से हो गया, और अब ये क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। मतलब अब अगर हम बैलेंस ब्रिज की कंडीशन लगाएं, कौन सी, Z1 Z4 इज इक्वल टू Z2 Z3, वो क्या होता था हमारा, नॉर्मली ये होता था Z1, ये होता था Z4, ये होता था Z2 और ये होता था Z3। तो यानी हमको नॉर्मली क्या करना है, ये मल्टीप्लाई बाय, यानी ये वाली ब्रांच मल्टीप्लाई बाय ये वाली ब्रांच इज इक्वल टू ये वाली ब्रांच मल्टीप्लाई बाय ये वाली ब्रांच करना है। तो इसी तरीके से मैंने इसको देखो ये फॉर्मूला लगा दिया, यानी ये कौन सा है, ये क्या है, Z1, तो ये मैंने लिख दिया Z1, और इस साइड में क्या है Z7, तो ये हो गया Z1 मल्टीप्लाई बाय Z7 इज इक्वल टू ये वाला मल्टीप्लाई बाय ये करते हैं, तो ये दोनों क्या है सीरीज में, और सीरीज में क्या होते हैं, ऐड होते हैं, तो R2 प्लस Z6 मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया, Z3, ठीक है। और Z3 की वैल्यू किसके इक्वल है, R3 के, Z2 की वैल्यू किसके इक्वल है, R2 के, ठीक है। और Z1 की वैल्यू क्या है, इसके इक्वल है R1 प्लस J ओमेगा L1। और बाकी Z7 की, Z6 की वैल्यू हमने पहले ही डेल्टा स्टार कन्वर्जन से निकाल ली थी। जो सारी वैल्यूज हमने इस फॉर्मूले में रख दी, तो नया फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से बन गया, ठीक है। इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इस साइड में क्या कर दिया, 1 ये क्या हो गया, इसमें ये वाला हमने एलसीएम ले लिया। तो जैसे एलसीएम लिया तो ये जो वैल्यूज है कुछ इस तरीके से हो गए, ठीक है। इसको फर्दर थोड़ा और सॉल्व करते हुए हमने क्या किया कि अब ये क्या है, R2 को हमने क्या कर दिया, इस पूरे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो R2 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कुछ इस तरीके से फाइनल बन गया, ठीक है। इसको थोड़ा फर्दर और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो कैसे हो गया, ये दोनों साइड में नीचे वाली टर्म इक्वल है, तो ये आपस में क्या हो गई, कट गई। तो नया जो एक्सप्रेशन है वो इस तरीके से हो गया। और नए एक्सप्रेशन में इस साइड में मैंने क्या किया कि R3 जो है, R3 को मैंने क्या कर दिया, पूरे समीकरण में अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये फिर से ये एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इस साइड में देखो, राइट साइड में जे ओमेगा को मैंने क्या कर दिया, जिस भी टर्म में जे ओमेगा था मैंने उसमें से क्या कर दिया, ये जे ओमेगा कॉमन निकाल दिया। तो जे ओमेगा कॉमन निकालने के बाद में ये फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। अब जो नॉर्मल हम हमेशा काम करते हैं वही करेंगे, कौन सा, रियल पार्ट को अलग कर देंगे और इस इक्वेशन में इमेजनरी पार्ट को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। तो रियल पार्ट को अलग करेंगे, तो इस साइड में देखो रियल पार्ट कौन सा है, R1 इंटू R4, तो ये हो गया इज इक्वल टू, इधर क्या है R2 इंटू R3। तो यहाँ से अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, अननोन कौन है, R1, तो R4 को इधर नीचे भेज दो यहाँ से, तो ये R1 की वैल्यू निकल गई। R1 की वैल्यू क्या निकल गई, R1 इज इक्वल टू R2 R3 अपॉन R4 हो गए, ठीक है। इमेजनरी पार्ट को दोनों को करो इक्वल, तो इस साइड इमेजनरी पार्ट कौन सा, ये वाला, तो ये कर दिया, और इस साइड इमेजनरी पार्ट क्या, पूरा ये वाला, तो इक्वल टू में मैंने ये लिख दिया। जे ओमेगा से जे ओमेगा कट गया, ठीक है। तो यहाँ से फिर ये एक्सप्रेशन बच गया। अब देखो इसमें क्या, इसके अंदर पूरे के अंदर इधर वाली टर्म में इसमें CR3 तीनों में कॉमन है, तो मैंने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, तो ये फाइनल एक्सप्रेशन बच गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, देखो यहाँ से क्या निकालना है, L1 की वैल्यू, तो R4 को हमने क्या कर दिया, इस साइड नीचे भेज दिया, तो ये हो गया, ये हो गया। अब मैंने क्या कर दिया, इसको एडिशन में आगे पीछे करते तो कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं। तो इसको मैंने क्या कर दिया, इस साइड में रख दिया और इसको इस साइड में, ताकि ऐसा क्यों किया, क्योंकि इन दोनों के अंदर क्या है, स्मॉल r कॉमन ले सके। तो यहाँ से हमने स्मॉल r कॉमन ले लिया, तो जैसे स्मॉल r कॉमन लिया तो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके का हो गया। तो यहाँ से ये क्या हो गई, फाइनल एक्सप्रेशन L1 की वैल्यू निकल गई, यानी अननोन इंडक्टेंस की वैल्यू निकल गई। तो आज हमने पढ़ा है एंडरसन ब्रिज के बारे में।